जिसको आप भूल गए थे उसको आपको पुनः स्मरण करना पड़ रहा है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे कि जाओ मरघट पर और महीनों मृत्यु पर ध्यान करो, और जब कोई लाश लाई जाए तो बैठ जाओ और उस पर शांति से एकाग्र होकर उसे देखते रहो। फिर जब अर्थी सजे तो देखते रहो, निरीक्षण करो, विचार मत करो, सिर्फ देखो कि मौत में क्या हो रहा है। फिर जब जलने लगे लाश और राख हो जाए सब, और जब परिजन विदा हो जाए रोकर, तो बैठे रहो उस सुलगती आग, बुझती आग के पास। अभी अभी जो था अब नहीं। धीरे धीरे तुम्हें अपनी लाश भी दिखाई पड़ने लगी। आज नहीं कल तुम्हें स्मरण आ जाएगा कि कोई तुम्हें भी लेके मरघट की तरफ आया और तुम्हारे बीचों भी इकट्ठे होकर तुम्हें चिता पर चढ़ाया और तुम भी राख हो जाओ। तब बहुत भय पकड़ेगा। उस भय से भागना मत मरकर तुम जरूरी है। आपको पता है लोग कहते हैं मरघट में मत जाना, वहां भूत। भूत नहीं है, आपका भय वहां प्रकट होता है। मगर आदमी हमेशा बाहर चीजों को स्थापित कर देता है। मरघट पर भय की वजह से भूत मालूम पड़ते हैं, भूत की वजह से भय नहीं होता। भूतों को रहने के लिए काफी जगह है, और भूत भी मरघट न चुनेंगे रहने के लिए, क्योंकि आप ही तो भूत होंगे कभी। भूत भी मरघट चुनने वाले नहीं है। भूत भी मरघट से उतना ही डरते हैं जितना आप डरते हैं। मरघट पर जो डर है वो भूत का नहीं है। डर की वजह से भूत अनुभव होता है। मरघट है मौत, उसका प्रतीक। उसके पास जाते ही आपके भीतर वो जो छिपा है वो तरंगित होने लगता है। आपके भीतर का भय का सरोवर कंपित होने लगता है। उस कंपित अवस्था में आपको भूत प्रेत दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो प्रोजेक्शन है, वो आपका भय बाहर फैल के दिखाई पड़ता है। तब एक पत्थर हिल जाता है हवा में और आपको किसी के पदचाप सुनाई पड़ जाते, और एक पत्ता गिर जाता है वृक्ष से। जरा सी आहट, आप भाग खड़े होते। फिर भागने से आप अपने ही भय को और बढ़ा लेते। जो भय छोटा सा था भागने से और बड़ा हो जाता, क्योंकि अब आप और अच्छी तरह कंपित हो सकते। अब आप अपने ही भय के जाल में ग्रसित होते जा रहे हैं, और तब कुछ भी हो सकता है, और तब आपको कुछ भी दिखाई पड़ सकता है, और वो इतना साकार होगा कि आप कभी भी मानने को राजी नहीं होंगे कि वो असत्य था। लेकिन भूल हो रही है। जो पर्दे पे दिखाई पड़ रहा है वो पर्दे पे नहीं है, वो प्रोजेक्टर में, फिल्म गृह में आपकी पीठ के पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है। उसकी तरफ कोई देखते ही नहीं। दो छोटे से छेद से प्रोजेक्टर की मशीन चित्रों को फेंकती रहती। आप देखते हैं पर्दे पर, पर्दा होता है सामने, प्रोजेक्टर होता है पीछे। पर्दे पे जो दिखाई पड़ता है वो पर्दे में नहीं है, वो सिर्फ पर्दे पे दिखाई पड़ता है। जो पर्दे पे दिखाई पड़ता है वो पीछे जो मशीन है प्रक्षेप करने की, उसमें छिपा है। जब आपको भूत दिखाई पड़े तो आप जरा पीछे लौट के अपने में देखना, वहां भय है। किसी भी तरह के भूत हों जिनसे भय पैदा होता है तो हमारी नजर तत्काल पर्दे पे पकड़ जाती है, और हम भूल जाते हैं कि हम ही उसे फैला रहे हैं। हमारे भीतर से ही वो निकल के बाहर खड़ी हो रही हैं छायाएं। सब भूत प्रेत, सब भय के जो कारण हमें बाहर दिखाई पड़ते हैं वे हमारा ही सृजन है, और फिर हम इतना उपद्रव अपने चारों तरफ खड़ा कर लेते हैं। पर उसमें एक सुविधा है, ये मानने में आसानी रहती है कि कोई हमें भयभीत कर रहा है। जुम्मा किसी और का हो जाता है, उत्तरदायित्व किसी और का है। अगर आप भाग रहे हैं तो आप नहीं भाग रहे, भूत आपको भगा रहा है। जिम्मेवारी भूत की हो गई, आप जिम्मेवारी से बच गए, आप ही भाग रहे हैं।
और आप खड़े हो जाएं तो भूत भागना शुरू कर देता है। विवेकानंद ने लिखा है, बहुत बार कहते थे कि पहली पहली बार जब सन्यासी होकर वो काशी पहुंचे तो काशी के बंदरों ने उन्हें बहुत सताया। एक झाड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे, बंदर वहां इकट्ठे हो गए, डराने लगे। विवेकानंद ने बचने का उपाय किया। जब भी कोई डराए तो बचने का उपाय करना पड़ता है, और जब आप बचने का उपाय करते हैं तो आप डरने वाले का साहस बढ़ाते। विवेकानंद सरकने लगे, पीछे उस झाड़ से हटने लगे, बंदर चारों तरफ से और पास आने लगे। विवेकानंद ने भागने का विचार किया कि बंदर झपट पड़े। विवेकानंद भागे तो बंदरों की भीड़, और भी जो वृक्षों पर बैठे थे वे भी नीचे उतर आए। अचानक विवेकानंद को ख्याल आया, ये तो मुसीबत हो जाएगी, ये तो आज मुझे मार ही डालेंगे। ख्याल आया कि कहीं मेरे भय को देख के तो ये इतने ज्यादा साहसी नहीं हुए जा रहे। लौट के खड़े हो गए। खड़े होते से बंदर ठिठक गए। विवेकानंद बंदर की तरफ आगे बढ़े, बंदर भाग के वृक्षों पर चढ़ गए। फिर विवेकानंद बार बार इस बात को कहे कि उस दिन मुझे भय का सारा सार समझ आ गया। जिससे भयभीत हो जाओ वो तुम्हारा पीछा करेगा, तुम उसके पीछे लग जाओ वो अपना बचाव करेगा। तुम खड़े हो जाओ, भयभीत मत हो, सारे जगत से तुम्हें भयभीत करने के सारे कारण तिरोहित हो जाते। भय भीतर है, कारण पर्दे से ज्यादा नहीं है, बहाने हैं, और ये भय संकल्प को नष्ट कर देता है। आप इकट्ठे नहीं हो पाते, इस भय के कारण डमाडोल ही होते और तब स्थगित करते चले जाते हैं। स्थगन भी भय है। यदि सील गुण का अभाव हो तो यात्री के पांव लड़खड़ाते हैं और चट्टानी पथ पर कर्म के पत्थर उसके पांवों को लहूलुहान कर देते। इस भय से बचने के लिए क्या किया जाए? सील उपाय। ये सील समझने जैसा है। आपको ख्याल है कि अगर आप असत्य बोलें तो आपके भीतर कंपन बढ़ जाता है। झूठ बोलने वाला कपता है, सच बोलने वाला नहीं कपता। अब तो हमने यंत्र खोज लिए जिनसे आपका झूठ बोलना फौरन पकड़ा जाता है, क्योंकि आपका कंपन यंत्रों में खबर दे देता है। ग्राफ बन जाता है नीचे कि आप कप रहे हैं और किस मात्रा में कप रहे हैं। पश्चिम की अदालतों में लाई डिटेक्टर्स का उपयोग शुरू किया है और आप उससे बच नहीं सकते। आप कुछ भी करें, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि इस समय घड़ी में कितना बजा? घड़ी सामने अदालत में लगी, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं। आप कहते हैं 12 बजा। नीचे का वो जो मशीन है वो काम करना शुरू कर देती कि अभी ये आदमी नहीं कप रहा, अभी इसमें कोई कंपन नहीं, क्योंकि कंपन तो इलेक्ट्रिकल है। पूरा शरीर विद्युत की तरंगों से भर जाता है, तो विद्युत की तरंगें यंत्र पकड़ लेता है। आपके पैर के नीचे यंत्र लगा है, वो कह रहा है कि ठीक अभी ये आदमी नहीं कप रहा है। आपसे पूछा जाता है इस कपड़े का रंग क्या है? आप कहते हैं नीला है, अभी भी नहीं कप रहा है। ऐसे 10-5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आप झूठ बोल ही नहीं सकते। फिर आपसे पूछा जाता है क्या आपने चोरी की? छाती में धक्का लगता है, नीचे यंत्र में भी धक्का लग जाता है। भीतर आप जानते हैं चोरी की और ऊपर आप कहते हैं नहीं की। 2 हिस्से हो गए। आप इकट्ठे नहीं हैं, बट गए। क्योंकि आप दुनिया को झूठ कहते हैं कि चोरी नहीं की, आप अपने को कैसे झूठा करेंगे? भीतर आप जानते हैं कि चोरी की और बाहर आप कहते हैं चोरी नहीं की। आपकी तरंग विभाजित हो गई, नीचे ग्राफ कट गया और आपके हृदय की धड़कन